नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज साम्यवाद को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान विश्व वस्तुतः दो वर्गों में बटा है, पूंजीवादी और साम्यवादी। आर.बी. ग्रेगर के अनुसार साम्यवाद सामाजिक न्याय से ओतप्रोत है, इसलिए लोगों को आकर्षित करता है। साम्यवाद की विचारधारा नवीन नहीं है, प्लेटो के रिपब्लिक में इसका उल्लेख है और विश्व का प्रत्येक धर्म सामाजिक समता और बंधुत्व को सर्वोपरि मानता है। आधुनिक साम्यवाद का उद्भव औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जब मशीन पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया और श्रमिकों के पास मात्र श्रम बचा रह गया। अतः श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिस विचारधारा का जन्म हुआ वह साम्यवाद के नाम से प्रचलित हुआ। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। सन 1848 में एंजिल्स के साथ उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया और 1867 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई। साम्यवाद का लक्ष्य: पहला, वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना। दूसरा, समाज के लोगों का आपसी सहयोग और सबके हितों का संरक्षण। तीसरा, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और वितरण के लिए सार्वजनिक नियंत्रण। चौथा, सबको अपने योग्यतानुसार काम और आवश्यकतानुसार वस्तुओं की प्राप्ति। फिफ्थ, उद्देश्य की प्राप्ति हिंसात्मक उपायों से करना। छठा, श्रमिकों की क्रांति से राज्य पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र कायम करना। साम्यवादी घोषणा पत्र से भी लक्ष्य प्रकट होता है। पूंजीपतियों से संघर्ष के बीच अपनी परिस्थितियों से विवश होकर सर्वहारा अर्थात भूमिहीन, संपत्तिहीन अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने को बाध्य होगा। एक क्रांति के द्वारा वह अपने को शासक वर्ग बनाता है, उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं को बलपूर्वक निकाल फेंकता है। इसके लिए घोषणा की गई कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ। शक्ति पर साम्यवाद में इतना बल दिया गया है कि मार्क्स ने कहा, बल एक नए समाज को जनने वाले हर पुराने समाज की दाई है। सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना। प्रगति की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक रूप में होती है। हेगल के विपरीत मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को भौतिक माना है। प्रगति अंतर विरोधों से प्रेरित तथा प्रभावित होती है। द्वंद्व के तीन रूप हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। एंजिल्स ने प्रतीकात्मक रूप से वाद को बीज, प्रतिवाद को पौधा तथा संवाद को वृक्ष कहा है। वृक्ष बीज का ही विकसित रूप है। दूसरा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए हैं वह उत्पादन में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। आर्थिक परिवर्तन से समाज में जो परिवर्तन आया उसे 5 चरणों में बांटा गया है। पहला आदिम युग, उसके बाद दास युग, उसके बाद सामंतवादी युग और फिर पूंजीवादी युग और इसके बाद सामंतवादी युग। नेक्स्ट, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। बाजार मूल्य और मजदूरी मूल्य का जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य है। इसी अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हड़प लेता है। वर्ग युद्ध। पूंजी के कारण दिन प्रतिदिन धनी अधिक धनी
और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। अंत में गरीब सर्वहारा वर्ग बनेगा, मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग लड़ाकू होगा और अंतिम क्रांति होगी। परिणाम स्वरूप पूंजीपति समाप्त होंगे और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। साम्यवाद के अनुसार अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। 5वां, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स तथा एंजेल्स दोनों के अनुसार पूंजीवादी समाज के नष्ट होने पर वर्गहीन समाज के आने में कुछ समय लगेगा। इस समय में श्रमिकों के हाथों में सारी शक्तियां होंगी, उनका आचरण होगा, हर एक को उसकी शक्ति के अनुसार काम और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दाम। 6, परिवार और धर्म का लोप। परिवार विवाह पर आधारित है, परंतु भविष्य में पारस्परिक प्रेम विवाह का आधार होगा, न कि धर्म और अर्थ। परिवार जब लुप्त होगा तो धर्म अपने आप लुप्त हो जाएगा। साम्यवाद में धर्म की स्वाभाविक मृत्यु होती है और नैतिकता परिस्थिति पर निर्भर होगी। 7वां, राज्य का अंत। साम्यवाद में राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एंजेल्स के शब्दों में राज्य समाज के विकास की एक खास अवस्था की उपज है, परंतु पूर्ण वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। साम्यवाद की आलोचना। सिर्फ आर्थिक व्याख्या एकांगी है। मनुष्य केवल भौतिक प्राणी ही नहीं वरन आध्यात्मिक भी है। दूसरा, साम्यवाद में दमन प्रबल हो जाता है। रसेल के अनुसार इसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, इसलिए दमनात्मक कार्य होने लगता है। परिणाम स्वरूप बौद्धिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, इससे विकास और सर्जना बाधित होती है। तीसरा, साम्यवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव है। H.G. वेल्स के अनुसार साम्यवाद में मानवता की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय का कोई स्थान नहीं है। चौथा, वर्गहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में 2 वर्ग तो है ही, एक सत्ताधारी साम्यवादी और दूसरे जो साम्यवादी नहीं है। 5वां, हिंसा का समर्थन अनुचित है, क्योंकि हिंसा से हिंसक समाज का निर्माण होगा। 6, साम्यवाद दुनिया के मजदूर एक हो का नारा देता है, परंतु जब 2 साम्यवादी देश में युद्ध होता है तो मजदूर अपने देश का ही साथ देता है। नेक्स्ट, साम्यवाद धर्म को अफीम की तरह बता उसकी आलोचना करता है, परंतु साम्यवाद स्वयं एक धर्म का रूप ले चुका है। 8वां, साम्यवाद नैतिक नियम को तिलांजलि दे देता है, क्योंकि यह साधन की अपेक्षा साध्य को महत्व देता है। निष्कर्ष, साम्यवाद एक परिवर्तनकारी प्रबल विचार है। इस विचारधारा में यदि हिंसा और कट्टरता को निकाल दिया जाए तो यह गांधीवाद के समान स्वीकार्य होगा। धन्यवाद, नमस्कार।